काउंटडाउन। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। अभी थोड़ी देर पहले जो महाभियोग प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया था, उसको ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया है क्योंकि ऑपोजिशन के पास नंबर्स नहीं थे। और उसके जवाब में जो अमित शाह की स्पीच है, तो अगर आप उसे ध्यान से देखें तो उन्होंने विपक्ष को बुरी तरह से कोसा। उसके बाद फिर राहुल गांधी के अटेंडेंस की बात की और उन्होंने कहा कि जो पूरा रवैया रहा है, और उन्होंने एक तरीके से संविधान और पूरे पार्लियामेंट को एक तरीके से इंसल्ट किया है। ये सारी बातें उन्होंने बोली। उसके बाद विपक्ष ने अमित शाह माफी मांगो की बात कही। इस तरीके के स्लोगन्स के बीच में ये ध्वनि मत से इस महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? 2 दिनों तक बहस चल रही थी और मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने मूव किया था। उसके बाद जब अमित शाह की स्पीच हो गई तो मोहम्मद जावेद को उसके रिप्लाई में भी कुछ बोलना था। उसके बाद जगदम्बिका पाल जो कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जब तक जो विपक्ष के नेता हैं वो वेल से दूर नहीं चले जाएंगे तब तक इस पर वोटिंग नहीं होगी। तो बिना वोटिंग हुए ही इसको एक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब ऐसे इम्पीचमेंट मोशन के क्या मायने हैं? आज विपक्ष ने क्या संदेश दिया? क्या वो संदेश देने में सफल हुआ? और सत्ता पक्ष के लोग आज बार बार विपक्ष को ही ब्लेम कर रहे थे। यहां तक कि अमित शाह ने तो कहा कि इतने 40 वर्षों में कभी भी इस तरीके का महाभियोग अध्यक्ष के खिलाफ नहीं आया। फिर बीजेपी ने अपना एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी विपक्ष में थी तो कभी भी इस तरीके का महाभियोग प्रस्ताव नहीं आया। तो सारी गलतियां अमित शाह ने विपक्ष की बता दी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। जावेद अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। पुनीत निकोलस यादव जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं फेडरल के, और सुबह से और इनफैक्ट कल से ही पुनीत ने बहुत क्लोजली इसको फॉलो किया है। तो मैं आपका स्वागत है पुनीत, और मैं आपसे ही शुरू करती हूँ कि मेन हाइलाइट्स अगर मैं पूछूं तो इम्पीचमेंट मोशन की क्या रही है, और आज क्या दोनों पक्ष, चाहे वो विपक्ष का साइड हो या फिर सत्तारूढ़ दल का हो, क्या कुछ न कुछ मैसेजेस महाभियोग प्रस्ताव के जरिए देने में सफल हुए? देखिए, जो सबसे बड़ा मैसेज इसमें है वो ये शायद कि लोकसभा की कार्रवाई में या संसद की कार्रवाई में कोई बदलाव आपको कल से नजर नहीं आएगा। ओम बिरला जी जरूर वापस पीठासीन होंगे, और वो ऐसा हमें जानकारी मिली है कि जैसे ही आज सदन की कार्रवाई खत्म हुई और एडजर्नमेंट हुआ कल सुबह तक के लिए, तो उसके बाद गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सब जाकर के ओम बिरला साहब से उन्होंने मुलाकात करी है। और आप जानती हैं कि 10 फरवरी को जब ये नोटिस सबमिट हुआ था, तो 10 फरवरी के बाद से ओम बिरला ने सदन की जो कार्रवाई है उसको प्रिसाइड नहीं किया था। तो कल से वो वापस सदन का संचालन करेंगे। और बाकी रही बात कि किन कारणों की वजह से ये मोशन लाया गया, कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका क्या कंडक्ट रहा है। विपक्ष का कहना है कि ब्लेटेंटली एंड ब्रेजनली पार्टिजन कंडक्ट है उनका एज स्पीकर, और विपक्ष को जो बोलने नहीं दिया जाता, या विपक्ष के नेताओं को या एलओपी को जो बोलने नहीं दिया जाता, बार बार उनको इंटरप्ट कर दिया जाता है उनके स्पीच के बीच में। ये इस तरह के कई कारण थे। 8 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन के हैं जिनका सस्पेंशन हो गया था पूरे सेशन के लिए, बजट सेशन के फर्स्ट हाफ के पहले 2 दिनों में ही। तो उसको वापस लिया जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, जिन मुद्दों को लेके जो 4-5 बिंदु जो थे जिनके ऊपर ये प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आया था, 118 विपक्ष के सांसदों ने इस पे दस्तखत किए थे, इनमें मुझे नहीं लगता, और आज ये बिल्कुल साफ हो गया कल और आज की बहस में, कि इनमें से किसी भी मुद्दे को लेकर के आपको कोई बदलाव कल नजर आएगा जब संसद दोबारा बैठेगी या लोकसभा दोबारा बैठेगी। और विपक्ष का जो एक आक्रामक जो उनका स्टैंड है सरकार को लेकर के, या सरकार का जो एक स्टैंड विपक्ष को लेकर के है कि इनकी कोई बात ना सुनी जाए, इन्हें कोई वक्त ना दिया जाए,
जो हम चाहेंगे उसी तरीके से सदन चलेगा। इन दोनों चीजों में मुझे नहीं लगता कि कल से कोई भी बदलाव आपको नजर आएगा, और ये स्पष्ट तौर से आज के और कल के जो भाषण हुए हैं, इस पूरे मोशन में लगभग 13 घंटे की बहस हुई है। 42 के आसपास इसमें वक्ता थे जिन्होंने बोला। इनमें मुझे नहीं लगता इस पूरे जो डिबेट है उसको सुनने के बाद में कि आपको कहीं कोई एक उम्मीद की किरण नजर आए कि संसद को जिस तरह से अपना काम करना चाहिए, लोकसभा को जिस तरह से अपना काम करना चाहिए, उस तरह से वो दोबारा करने लग जाएगी। नहीं, लेकिन पुनीत हमेशा होता है कि जब इम्पीचमेंट मोशन कोई आप अध्यक्ष के खिलाफ लाते हैं, और जैसा कि बार बार अमित शाह भी ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई है विपक्ष द्वारा कि और हम तो हमेशा अध्यक्ष का हमने सम्मान किया है और संविधान में ये चीज लिखी हुई है, लेकिन किसी एक स्पीकर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये बड़ा इंसल्टिंग होता है। और वाकई में कहते हैं कि स्पीकर के लिए बड़े शर्म की बात है कि अगर उनके खिलाफ या उनके कॉन्डक्ट के खिलाफ अगर इस तरीके का इम्पीचमेंट मोशन आता है। अब क्योंकि ये वॉइस वोट से खारिज हो गया है, तो आपको लग रहा है कि हम क्या कल वही जो आप कह रहे थे उसी के एक्सटेंशन में ही पूछ रही हूँ कि क्या ओम बिरला उसी तरह से मुस्कुराते हुए सदन में दिखेंगे, और उल्टा क्या विपक्ष के लिए अब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी? देखिए नीलू, इसमें बड़ा साफ सा मसला है कि जब सरकार और जहां तक मेरी समझ है लोकसभा के अध्यक्ष इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई त्रुटि उनकी तरफ से हुई है जिसकी वजह से ये रेजोल्यूशन लाना पड़ा विपक्ष को, तो जब आप उस गलती को ही नहीं कोई सैंक्टिटी देते हैं, मानते हैं कि कुछ गलत हुआ है, सस्पेंशन गलत हुए, या लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको बोलने का मौका जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया गया, या जिस तरह की टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ने करी महिला सांसदों को लेकर के कि प्रधानमंत्री पर अटैक करने की कोशिश की गई, और उस पे भी आज कुछ सदस्यों ने तो ये तक भी कहा, और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से जब कह रहे थे कि अगर आपके पास, क्योंकि उनका जो बयान था बिरला साहब का वो ये था कि मेरे पास पुख्ता जानकारी ऐसी आई है, तो वेणुगोपाल जी ने ये बोला कि अगर आपके पास इस तरह की पुख्ता जानकारी थी कि कोई ऐसा अटैक प्रधानमंत्री के ऊपर होने वाला है, तो क्या आपने लोकसभा की सिक्योरिटी को इस बारे में बताया, या आपने पुलिस में क्या इस तरह की कंप्लेन करी? क्योंकि अगर आपके पास ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री पर अटैक होने वाला है और आप वो जानकारी सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इतना कहके कि आप मत आइए सदन में, तो ये आपकी तरफ से या तो फिर आप जो कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष ने कहा है वो गलत है। तो ये जो रवैया रहा, इससे मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष भी इस बात को कहीं इससे कोई सीख लेकर के अपना तौर तरीका बदलेंगे, और सरकार का तौर तरीका बदलने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। अगर वो बदलना होता तो 1 साल पहले या 5 साल पहले 2019 में, 2024 में तब बदल गया होता। तो मुझे, इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कल से कार्रवाई में कोई खास परिवर्तन आपको नजर आएगा। जावेद जी के पास आती हूँ कि जावेद जी, आप इस इम्पीचमेंट मोशन को कैसे देखते हैं? 2 दिन इतनी लंबी बहस चली, और एक तरीके से मैसेजिंग के टर्म्स में अगर मैं पूछूं तो आज विपक्ष ने तो खैर मैसेज दिया ही कि भाई पार्टिजन तरीके से काम कर रहे थे, स्पीकर अध्यक्ष को जहां पर विपक्ष का साथ देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने आज क्या इम्पीचमेंट मोशन के जरिए आज क्या किस तरीके की मैसेजिंग दी है इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्डक्ट? वो कांग्रेस पार्टी और खास तौर पे उसके नेता राहुल गांधी पे सारा इल्जाम लगाना चाह रहे थे, सारी गलतियां, सारा ठीकरा जो है उनके सर पे फोड़ने की कोशिश की, उनको ही उसको डिस्क्रेडिट करना। मैं कल का तो मैंने डिबेट काफी हद तक सुना था, वो प्रतिपक्ष की तरफ से तो ओम बिरला जी के कॉन्डक्ट पे था केंद्रित, और लेकिन जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल था वो ओम बिरला जी को कम डिफेंड कर रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को,
कांग्रेस पार्टी को उन पे ज्यादा लांछन लगा रहे थे। तो आप डिफेंड नहीं कर रहे थे, ये बड़े ऑफेंसिव थे। और मैं पुनीत की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा ना बिरला जी के रवैये में। बिरला जी जहां तक मेरी और लोगों से बातचीत हुई इनफॉर्मली, वो अपोजिशन के लोग कहते हैं कि अपने पर्सनल कॉन्डक्ट में अगर आप उनके चेंबर में मिले, उनके घर में मिले, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अकोमोडेटिंग, बहुत कायदे के। यहाँ तक कि टीएमसी के एक नेता है सुदीप बंदोपाध्याय, उनकी पिछली लोकसभा की मैं बात करूं, उनकी तबीयत खराब थी। ऑलमोस्ट डेली उनकी उनकी सेहत के बारे में इंक्वायर करना, उनके बारे में कि उनको ठीक इलाज मिलना नहीं, एम्स से कोऑर्डिनेट करना, बिरला जी ने खुद किया। और अक्सर जितने फ्लोर लीडर्स हैं सबको किसी न किसी बहाने हफ्ते में 2 दिन 2-4 दिन खाने पीने के लिए अपने घर पे वो बुला लेते थे। तो उनका पर्सनल रिलेशन तो थे, लेकिन ये मसला पर्सनल रिलेशन का नहीं था, वो तो उनके कॉन्डक्ट पे था। और बिरला जी भी जैसे भी रहे हो पर्सनली, लेकिन वो तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे कर रहे थे वो। तो पॉलिटिकल मास्टर्स का जहां तक सवाल है, उनके रवैये में कोई रद्दो-बदल नहीं होगा। अगर होना होता तो आज को जाहिर होता होम मिनिस्टर साहब के बयान से। ऐसा तो नहीं रहा, वो ऑल आउट अटैक। तो वो 1 इंच की भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार नहीं है। कॉम्प्रोमाइज तो छोड़िए, किसी टाइप का कोई संवाद भी जैसे पहले नहीं था वैसे आइंदा भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। उन्हें ये लगता है कि किसी टाइप का अकोमोडेशन, किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज, लोगों को ये गलतफहमी हो जाएगी कि हम लोग दब अंडर प्रेशर हैं या हम घबरा रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं। इस सरकार के काम करने का ही तरीका बिल्कुल सारी सरकारों से, यहाँ तक कि भाजपा की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, अटल जी की जो 5 साल की सरकार थी, उससे भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, भिन्न है। उसमें भी बड़े लेकिन जावेद जी, एक चीज और भी है कि जितने भी स्पीकर्स थे, मैंने देखा शुरू में सब यही बोल रहे थे कि भाई हम लोग वी वर फोर्स्ड टू ब्रिंग इन एन इम्पीचमेंट मोशन लाइक दिस। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत खुशी खुशी इतना एक ड्रास्टिक स्टेप ले रहा था। लेकिन पूरी 2 दिन की बहस देखने के बाद कहीं क्या ये नहीं लगता कि इम्पीचमेंट मोशन जैसा एक ड्रास्टिक मेजर भी ऐसा लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल ने बिल्कुल ट्रिवियलाइज कर दिया है? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, अगर बहुत ही कोई एक एडवर्स सी सिचुएशन आकर होती है तो आपके विपक्ष के हाथ में जो भी टूल होता है वो उसको इस्तेमाल करता है। और यही चीज उन्होंने अध्यक्ष के साथ भी की कि भाई अब कुछ नहीं है बचा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो अब हम इम्पीचमेंट मोशन लेकर आते हैं। इम्पीचमेंट मोशन ऐसी चीज थी, क्या आज ट्रिवियलाइज कर दिया उसको बीजेपी ने? देखिए, इनका टोटल प्रयास ये था कि इस चीज को सिद्ध करें कि इसका कोई आधार ही नहीं, कि ये बेबुनियाद बात है। तो मुद्दे पर उन्होंने बातें की नहीं। उन्होंने तो इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू, कोई भी गांधी परिवार का मुझे पता नहीं, एक आध नाम शायद गलती से भूल गए हो, बाकी तो जितने उनको याद थे सबके उन्होंने उन लोगों ने ले लिया। निशिकांत दुबे जी की अगर आप स्पीच सुने, वो कहां से कहा, तो उनकी तो रणनीति इस बात को बिल्कुल डिबेट को ही वो कर दिया कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो बेबुनियाद है, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, और वो पूरे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। जहां तक नतीजे का सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पहले जग जाहिर था, नंबर्स नहीं है। जैसे सीईसी के खिलाफ जो इम्पीचमेंट मोशन जब भी आएगा तो उसका भी फेट जग जाहिर है। लेकिन क्या क्या वजह है कि ऐसे ड्रास्टिक कदम उठाना? क्योंकि कोई और गुंजाइश बाकी नहीं, कोई संवाद का रास्ता नहीं है किसी तरीके से समझाने बुझाने, या ये उम्मीद करना कि कुछ से बुद्धि आएगी और कुछ कोई, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की किसी भी पार्टी या नेता को ये कोई उम्मीद है कि हमें कोई स्पेशल फेवर चाहिए। लेकिन जो एक पोजीशन होनी चाहिए, जो एक सम्मान मिलना चाहिए, जो एक जगह होनी चाहिए। आप देखिए, भाजपा की ही सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप वहां की प्रोसीडिंग देखिए। वहां के एक 7 बार के एमएलए रहे महानमा जी उसके स्पीकर है। कितनी स्मूथली वो, कितनी समझ बूझ के, ये ऐसा नहीं कि सबको रोन दिया, ऐसा नहीं है कि वो डैरल हेयर कैसे कि फाइन लेग या थर्ड मैन पे बॉल गई तब भी आउट दे दिया, ऐसा नहीं है। वो विपक्ष को भी बोलने देते हैं, लेकिन डिबेट को डिरेल नहीं होने देते, चाहे सत्ता की तरफ, पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ में। मैं तो उस आदमी से बहुत इम्प्रेस हूँ।
स्पेशली उनके जो काम करने का तरीका है। तो आप ऐसे भी हो सकते हैं, भाई आपके पास बहुमत है, आपके खिलाफ कुछ हो थोड़ी सकता है, लेकिन आप अगर लोगों को अपने दिल की बात कह तो लेने दीजिए। और अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ अगर गलत कर रहे हैं, तो उसके फिर आपके पास कानून के प्रावधान है, उसके तहत आप एक्ट कीजिए। लेकिन बेटेंटली नो नो, बस जैसे कि स्पीकर साहब, एक स्पीकर थी पहले, आप बैठ जाइए, ये दूसरे स्पीकर है, नो नो, तीसरा लफ्ज आता ही नहीं है उसके अलावा। ये तो कोई, हमने बहुत स्पीकर देखे हैं, और ये कोई इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं होगी। बलराम जाखड़ के खिलाफ भी आया था बिल्कुल प्रस्ताव, और ये कहना गलत है, बीजेपी के 2 एमपी थे हाउस में, कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कभी नहीं। अरे इन लोगों, बलराम जाखड़ के खिलाफ आया था, जब जनसंघ थी तो महाबलवंकर साहब के खिलाफ आया था। नहीं, तो लेकिन सवाल ये जी। ये कोई अकेला स्पीकर नहीं है जिनके खिलाफ कोई वो आया हो। देखना ये चाहिए कि भाई क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए, और इसमें कोई बहुत ड्रास्टिक ओवरऑल की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत लचकता दिखाएं, थोड़ी बहुत अकोमोडेशन की स्पिरिट दिखाएं, तो ये हो सकता है। लेकिन वो बिरला जी क्या कह रहे हैं, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन अब विपक्ष के पास, मैं पुनीत अब आपके पास आती हूँ कि विपक्ष के पास अब रास्ता क्या बचा है? भाई हाउस में इनके पास नंबर्स नहीं है, हाउस में नंबर्स है नहीं। आप ध्वनि मत से, जैसे आपने इम्पीचमेंट मोशन खारिज किया, जावेद जी ठीक ही कह रहे हैं कि अभी सीईसी के खिलाफ जो आएगा वो भी इसी तरीके से खारिज हो जाएगा। क्या कानूनी कोई आउटलेट है जिस पर विपक्ष काम कर? आई थिंक जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जावेद जी बोलिए। ये लेजिस्लेचर का इशू कोर्ट में नहीं जा सकता, स्पीकर का कॉन्डक्ट कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये लड़ाई पॉलिटिकल है, विपक्ष को पॉलिटिकली लड़नी होगी। देखिए, धीमे धीमे करके पाप का घड़ा भरता है लोगों का। आखिरकार लोग सोचेंगे ना कि भाई क्या वजह है कि इतने अविश्वास प्रस्ताव आ रहे हैं, क्या वजह है कि ऐसा कि पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पा रही, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। क्या वजह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो प्रधानमंत्री सारी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आके इतना बड़ा खाड़ी में युद्ध हो रहा है, इतने बड़े करोड़ों हिंदुस्तानी भारतवासी वहां फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट में। तेल की क्या कीमत होगी, गैस हफ्ते 10 दिन बाद उपलब्ध होगी नहीं होगी, इतने बड़े मुद्दे इस पे आके क्यों नहीं बोलते? लेकिन नहीं बोलते, तो कभी ना कहीं तो लोग सोचेंगे। लेकिन लड़ाई पॉलिटिकल है, और वो लड़ने की रणनीति बनानी होगी, और उसके लिए तैयारी करनी होगी। भाषणबाजी से सिर्फ नहीं काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और इशू भी है पुनीत कि कई सांसदों को निलंबित भी किया गया था जब नरावने के इशू पर बोलने नहीं दिया गया राहुल गांधी को। अब वो जो अब कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो विपक्ष उठाएगा? कई सारे इश्यूज हैं, यूएस ट्रेड डील है, ईरान युद्ध के वजह से जो क्राइसिस है, नरावने का इशू तो है ही। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि देखिए हमें तो बोलने ही नहीं दिया गया, जिस समय रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे। अब कल से इशू क्या बचा है? विपक्ष के इश्यूज किस तरीके से अब आएंगे? क्योंकि ये देख लिया गया कि 2 दिन के इम्पीचमेंट मोशन के दौरान भी बीजेपी के लिए अगर एक मुद्दा है तो वही है कि बस सिवाय राहुल गांधी को कोसने के, या फिर आप इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू को लेकर आइए। और उसमें जो इम्पीचमेंट मोशन के दौरान जो स्पीच थी, इलेक्शन की स्पीच हो या कहीं भी और बीजेपी के नेता अगर या मंत्री स्पीच देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब विपक्ष अपने आप को, क्या आपको कोई लगता है कि कोई स्टाइल बदलेगा? क्या होगा उन सांसदों का जो और निलंबित हो गए हैं? अगर मान लीजिए कि ओम बिरला विनोवर करना चाहते हैं अब ऑपोजिशन को इस इम्पीचमेंट मोशन के बाद, तो क्या ये निलंबन जो है इनका वापस लिया जा सकता है? क्या मतलब पॉसिबिलिटी आपको क्या लग रही है? देखिए, जहां तक निलंबन वापस लेने की बात है, अगर करना चाहें तो स्पीकर कर सकते हैं, पर सवाल वही है कि क्या स्पीकर को करने दिया जाएगा। ये मोशन जो है ये आता ही नहीं अगर ये बड़ा सवाल नहीं होता कि स्पीकर क्या कर सकता है और उसे क्या करने दिया जा रहा है या नहीं करने दिया जा रहा है। ये सारा जो मामला है ये तो इन दो पहलुओं के बीच का ही फंसा हुआ है। और हर विपक्ष के जितने भी सांसदों ने भाषण दिए कल और आज, लगभग सारे सांसदों ने अपने भाषण की शुरुआत में यही बात कही, जैसा कि जावेद साहब कह रहे थे, कि जाती तौर पर हमें ओम बिरला साहब से कोई परेशानी नहीं है, ये कोई पर्सनल ग्रीवांस नहीं है हमारा उनसे, एक पर्सनल लेवल पर। ये
संसदीय प्रणाली, स्पीकर का जो ओहदा है, जो उनकी कुर्सी है, उसको लेकर के हमारी शिकायत है कि किस तरीके से इस हाउस को चलाना चाहिए और किस तरीके से हाउस चल रहा है, और इन दो चीजों के बीच की जो खाई है वो कितनी बढ़ चुकी है। तो सस्पेंशन का मुद्दा अकेला मुद्दा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, और जो कल और आज बोली गई सस्पेंशन का, तो देखिए ओम बिरला साहब का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में जितने सस्पेंशन आज तक हुए हैं 51 के बाद से, 52 के बाद से, 40% उसका टोटल 40% जो सस्पेंशन हैं वो अकेले ओम बिरला साहब के टर्म में के कार्यकाल में हुए हैं, जिसमें से 122 तकरीबन 122 तो उनके पिछले 5 सालों में ही हो गए थे, और ये वाली शुरुआत उन्होंने अभी 8 इस सेशन की शुरुआत 8 सस्पेंशन से करी है। तो वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और विपक्ष का दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि क्या मुद्दे विपक्ष के पास होंगे, देखो मुद्दों की कोई कमी नहीं, बहुत मुद्दे हैं। खाड़ी का युद्ध है, उसके एनर्जी सेक्टर पे या इकोनॉमिक जो दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान पे क्या उसके असर पड़ेंगे, और उससे तेल की कीमतें, गैस की कीमतें किस तरह की होंगी, और बाकी के सेक्टर्स कई सारे हैं जिनमें फर्क पड़ेगा इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की वजह से, जो रूट्स डिसरप्ट हुए हैं उनकी वजह से कीमतों में फर्क पड़ेगा, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। ईरान के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी का जो एक मुद्दा है ईरान को लेकर के, या यूएस और इजराइल को लेकर के, वो अपने आप में एक मुद्दा है। लोगों से जुड़े हुए कितने मुद्दे हैं, और ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी मुद्दा पहले नहीं उठाया गया हो। अब ये युद्ध नई डेवलपमेंट है, पर आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, या जब मणिपुर जल रहा था वो बात, तो कितने मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है, पर सवाल यह है कि क्या उनको उठाने दिया जाता है ये सवाल। और वही सवाल कल भी रहेगा कि विपक्ष आए, एडजर्नमेंट मोशन दे दे, या रूल 267 का एक नोटिस राज्यसभा में दे दे, पर उनके नोटिस देने से चीजें नहीं बदल जाती। चीजें बदलेंगी जब चेयरमैन राज्यसभा के या लोकसभा के स्पीकर बदलेंगे। नहीं, लेकिन जैसे आज अमित शाह माफी मांगो के नारे लग रहे थे, क्या आपको लगता है कि कल ये विपक्ष इस चीज को अब प्रोलॉन्ग करेगा? ये भी चीज हो सकती है, और पॉसिबिलिटी क्या लगती है? क्या ये चीज आपकी अगर किसी से विपक्ष में बात हुई हो? नहीं, देखिए वो ये चीजें तो चलती रहेंगी, पर और कई सारे हैं। विपक्ष ने कई मुद्दे आइडेंटिफाई किए थे जो वो बाकी का ये जो बजट सत्र है इसमें उठाना चाहता था। अब वो कितने उठा पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी मुद्दे वो उठा पाएगा। उनको जयशंकर से सिर्फ स्टेटमेंट नहीं चाहिए था, पर ईरान और वेस्ट एशिया के पूरे मुद्दे पे बहस चाहिए थी। वो बहस सरकार कराने को तैयार नहीं है। ट्रेड डील जो हुई है, इंटरम अग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ, उस पर बहस चाहिए थी, वो बहस भी सरकार कराने को तैयार नहीं है। बीएसी की मीटिंग्स का हवाला बार बार दिया जा चुका है कि वहां किस तरह से विपक्ष बातें रखता है, और सारी बातें खारिज कर दी जाती हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, और सदन जिन लोगों की चलाने की जिम्मेदारी है वो किस तरह से सदन को डिसरप्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब इसमें जैसा कि जावेद साहब भी कह रहे थे कि दो अलग अलग चीजें इसमें हो जाती हैं। एक है कि इन मुद्दों को लेकर के आपको विपक्षी दलों के पास क्या चारा रह जाता है। अब एक है कि आप जनता के बीच में जाइए और वहां लड़ाई लड़िए। उसके अलावा जो जनता में जो एक परसेप्शन है सरकार को लेकर के या विपक्ष को लेकर के भी, उसको बदलने का एक ही तरीका है कि आप जनता के बीच में ही जाइए उस लड़ाई को लेकर के। संसद का तो आप देखिए, वैसे भी संसद के सत्र या संसद कितने दिन साल में काम करती है वो लगातार घटते जा रहे हैं। 165 दिन का औसत हुआ करता था 1950 के दशक में, वो 165 दिन से घट करके अब 55 दिन का रह गया है। तो अब वो जितने भी दिन का सत्र चल रहा है उसमें
अब ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष जाए और कोई मुद्दा ना उठाए, उनको तो आना पड़ेगा। यहाँ एक चीज मैं जरूर ये कहूंगा कि विपक्ष की एक जिम्मेदारी ये भी, और खासतौर से क्योंकि इस मोशन ये जो आया स्पीकर के अगेंस्ट, ये लोग राहुल गांधी से एक जुड़ा हुआ, इसको आप अलग नहीं कर सकते नेता प्रतिपक्ष से। तो एक चीज ये जरूर कहूंगा, और उस लिमिटेड पॉइंट पर अमित शाह के भाषण में मैं कहीं ना कहीं अग्री करता हूं कि और ये मैंने जिस दिन राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने थे और आपके साथ ये बहस थी, उस दिन जावेद साहब भी इस बहस में थे, मुझे अच्छे से याद है। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि आपको चाहे अध्यक्ष बोलने दे या ना बोलने दे, सरकार आपके ऊपर किसी भी तरह के कटाक्ष प्रहार करे, पर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप संसद में मौजूद रहें और आप जितनी भी लड़ाई आप संसद में लड़ सकते हैं वो संसद में आप लड़ें। ये आपका जो रवैया है कि आप आएंगे 5 मिनट बैठेंगे फिर चले जाएंगे, फिर जब आपका अपना वक्तव्य देने का समय आएगा तब आप आएंगे, अपना वक्तव्य देंगे और फौरन उठ के चले जाएंगे। आज एक सपा के सांसद हैं, भदौरिया साहब दोराहा से सांसद हैं, वो जब अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने मतलब अब ये तो विपक्ष के साथ ही हैं, वो समर्थन में थे इस मोशन के, उन्होंने भी अपने भाषण में ये चीज कही कि और नेता प्रतिपक्ष यहां नहीं है, वो यहां होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मोशन में कई सारी बातें ऐसी हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, जो जिनका हम समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं, पर हम बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष यहां मौजूद नहीं। तो विपक्ष के कई सांसद ऐसे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई सांसद ऐसे हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आती कि भाई नेता प्रतिपक्ष। पुनीत, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक सवाल उसका जवाब लेके फिर मैं अंतिम कमेंट जावेद जी से लूंगी कि क्या ये पता चला कि राहुल गांधी वहां पर उस समय क्यों नहीं मौजूद थे? ये तो उनको भी पता था कि इंपीचमेंट मोशन पर डिस्कशन होने वाला है, उनके लिए बहुत क्रूशियल होगा, उनसे जुड़े तो सवाल उनको भी पता था कि आएंगे ही आएंगे, फिर भी वो क्यों दूर रहे इस इंपीचमेंट मोशन के? देखिए, कल तो वो दिल्ली में ही नहीं थे आधे दिन। हाँ, कल वो हरियाणा गए हुए थे आधे दिन के लिए, एक शादी का न्योता उनको आया हुआ था एक किसान परिवार का, तो वो वहां गए हुए थे। और आज वो आए, कुछ वक्त के लिए आए, फिर चले गए, फिर वापस आए, तो उनका आना जाना लगा रहा। पर ऐसे मोशन में जिसमें सीधे सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष से जुड़े हुए एलिगेशंस लगे हुए हैं, जो सबसे पहला बिंदु आपके प्रस्ताव में है, जो मोशन जो मूव हुआ था, जो नोटिस सबमिट हुआ था, उसमें सबसे पहला बिंदु ही नेता प्रतिपक्ष को बोलने ना दिए जाने का बिंदु था। और ऐसे मोशन में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कोई बात नहीं रखी गई सिवाय एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर के, क्योंकि उनका नाम एक प्रथम वक्ता ने, जो आज भाजपा की तरफ से थे रविशंकर जी, उन्होंने लिया, तो उस वक्त जरूर उठ के 3 मिनट के लिए या 3.5 मिनट के लिए राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और उसके बाद फिर सदन से चले गए। उन्हें अपनी माताजी से ही ये चीज सीख लेनी चाहिए कि जब सोनिया गांधी हाउस में होती थी, अभी भी राज्यसभा में उनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद जब वो आती हैं तो वो पूरा वक्त अपना सदन को देती हैं। बिल्कुल। और नेता प्रतिपक्ष होते हुए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हाउस में रहें, आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर से वेलवर्स्ड हों, आपको पता हो। आज कितने बिंदु ऐसे हैं, हम तो एज रिपोर्टर्स, एज जर्नलिस्ट जो सांसद कवर करते हैं, हम देख के समझ रहे थे कि कितने ऐसे बिंदु थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के वायलेशन में जो बीजेपी की तरफ से हुए, पर ना नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, ना उनके खास जो सांसद पहली और दूसरी रोज में बैठते हैं उनकी तरफ से इस चीज पर कोई प्रोटेस्ट की गई कि साहब ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर का वायलेशन हो रहा है। किन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया? तृणमूल कांग्रेस। तो ये थोड़ी जिम्मेवारी विपक्ष को और खासतौर से कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष को भी निभानी पड़ेगी, इतना तो उन्हें भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावेद जी। बस अब आपके कमेंट से फिर कार्यक्रम खत्म करूंगी, क्या कहेंगे अंत में फिर जी? जो पहले पुनीत ने कहा मैं वही दोहराऊंगा, कुछ नहीं बदलेगा। ये पॉइंट स्कोरिंग
हो गई, कुछ नहीं बदलेगा। और ये लड़ाई पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल लड़नी होगी। और जो बात पुनीत कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष के बारे में, चलिए आज कोई वाजिब वजह रही होगी, लेकिन इतने दिनों से आप नहीं रहते हैं हाउस में, इतने कैजुअल मैनर में नहीं ट्रीट किया जा सकता। ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी है आपको। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है वहां, आप पूरे विपक्ष के लीडर हैं, और सबको साथ लेकर चलना और हाउस पे पूरी हर हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। सोनिया गांधी सीखे, प्रणब मुखर्जी से सीखे। प्रणब मुखर्जी सबसे पहले मेंबर होते थे जो हाउस में आते थे, और सबसे आखिरी, कभी कभी हाउस उठ जाता था, वो वहीं बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो चलिए वो नहीं सकते, तो जो जब तक हाउस सेशन में है तब तक वहां रहना चाहिए। अपनी भी जिम्मेदारी से नहीं, ठीक है आप खूब निडर है, आप बड़ी बुलंद आवाज में अपनी बातें उठाते हैं, इसकी बात सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसमें पूरे नहीं उतर रहे हैं, और उनको अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद जी, पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।